हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरपीएम विद राहुल सर पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। आप सभी ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ ली है और इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ लिया है, इनकी बीच रिलेशन भी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, आज हम इसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। और टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमारे पूरे वीडियो को देखें। ओके, रेडी हो जाओ फिर बच्चों विद राहुल सर के लिए। राहुल सर रेडी हो जाओ। राहुल सर तो रेडी है ना, आप सभी हो जाएंगे। देखा मैंने क्या, ऐसा देखा एक कंडक्टर था, एक एल नाम का लड़का था, मतलब एल लेंथ का कंडक्टर था, है ना। उसके अंदर उसका क्या था, वो क्या करता था, एक सोर्स से पैसे कमाता था। क्या करता था, एक सोर्स से पैसे कमाता था। मतलब इस एल कंडक्टर जो एल लेंथ का था, इसको जो कनेक्ट किया गया था किसी बी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया था। जब ये बी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया तो इसमें से क्या हुआ, आई नाम का करंट क्या हुआ, दौड़ने लगेगा। आई नाम का करंट इसमें क्या करेगा, दौड़ने लगेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, आपके ड्रिफ्टेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो और क्या था, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया जो था वो ए था। ओके ना बेटा, आपके समझ में आ रहा है कि डायग्राम आपके सामने सर ने रिप्रेजेंट कर दिया है कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एन है, और इसको वी मतलब वोल्टेज से एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब आप सब जानते हैं कि जब किसी बैटरी से मतलब जब किसी कंडक्टरों को किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन करेंगे। क्या करेंगे, मोशन करना शुरू करेंगे। वो पहले भी कर रहे थे, अब ये ड्रिफ्टेड होंगी। ओके, तो देखा हमने क्या, हमने ये मान लिया है कि इसके ना अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन है। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, एन मान लिए हमने। एन इलेक्ट्रॉन्स, एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चा, देखो जो मैं करने वाला हूं, कुछ नहीं करने वाला हूं। एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर का वॉल्यूम देखेंगे तो क्या बनेगा, एरिया इंटू लेंथ, मतलब ए एल बन गया है। वॉल्यूम बी इज इक्वल टू ए एल का मतलब समझ रहे ना आप लोग, वॉल्यूम बी है, ये वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम बनाओ बेटा, ए एल। अच्छा, एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन थे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता लगेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, तो ए एल और एन हो जाएंगे। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना होगा, ए एल एन ई। बोलो होगा या नहीं होगा, बोल दो प्यार से बच्चों, होगा सर। जब होगा तो देखेंगे क्या होगा, कि सामने है जो होगा। ओके ना, देखेंगे। मैंने देखा, क्या देखा कि किसी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल के आ गए, ए एल एन आ गए, ए एल एन क्या आ गए, ए एल एन जानते हैं, नहीं जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एल एन। ओके, अब बात मैं करूंगा आपसे, किसकी करूंगा, ओ करंट भी फिल हो रहा है भाई साहब, करंट
passing through the conductor। कहाँ से करंट पास हो रहा है बच्चों लोग? कंडक्टर से। I इज इक्वल टू क्या बनेगा? चार्ज अपॉन टाइम। ये बात सबको पता है ना? करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। बच्चा लोग टाइम नहीं पता मुझे, अब बड़ा समस्या आ गई है। कोई दिक्कत नहीं, नई समस्या आएगी। बच्चा लोग जिस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन पास होंगे उसका लेंथ L है और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड हो रहे हैं वो BD है। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेंगे? टाइम के लिए रिलेशन आप वहीं से निकाल के लाएंगे। कहां से? टाइम इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस L है, स्पीड क्या है? BD है। टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बन गया I इज इक्वल टू चार्ज क्या है? ALNE। टाइम कितना है? L अपॉन BD। तो L से L कैंसल हुआ। I इज इक्वल टू मैं लिखूंगा इसी तरीके से ANE और BD। ANE BD। इन्होंने अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। अच्छा लगाने के लिए क्या बना दिया मैंने? I इज इक्वल टू, देखो चीजें तो होती हैं, इसे याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। NEBD कोई दिक्कत नहीं, वो NEBD था, लेकिन मैं तरीका बताऊंगा। NEA और BD। क्या बच्चा लोग? I इज इक्वल टू NEA BD है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? चार्ज है। A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया में लिख दिया है। BD क्या है? ये BD वाली BD नहीं है बच्चों, नो। BD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो जरा, देखा तो मुझको ऐसा लगा। कैसा लगा? वैसा ही लगा जैसा आप समझ रहे हो। देखो जरा, देखा हमने ना, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया I इज इक्वल टू एनीबॉडी। मैं इसे बोलूंगा I इज इक्वल टू एनीबॉडी। मेरे कोई भी हो सकता है। सिर्फ ट्रिक है, आप समझेंगे, हर चीज का मीन्स है। ओके बच्चों, अब थोड़ा कुछ नहीं जानना चाहो तो जान लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो वैल्यू भी आपने पीछे लिखी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD इज इक्वल टू क्या था? म्यू ई था। क्या था बच्चों? म्यू ई था। तो क्या बनेगा? क्या बना? दाल नहीं, चावल नहीं, कुछ और बन गया। I इज इक्वल टू NEA और म्यू ई बन गया। बन गया ना? बन गया सर। और भी कुछ बना सकते हैं सर, हम बहुत ब्रिलियंट हैं सर, हम और भी कुछ बना सकते हैं। तो मैंने पूछा क्या बना सकता है? अरे तो बोला सर मुझे आपने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मैं बोलूँ ना सर, मैंने कहा बोलो ना। बोलता सर मुझे आपने पढ़ाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी V इज इक्वल टू A/m इंटू टाउ। मैंने कहा अच्छा। बोला हाँ सर। तो मैंने कहा चल लिखता हूं। तो मैंने लिख दिया। मैंने क्या किया बच्चा? लिख डाला। और लिखा तो हमको ऐसा लगा। कैसा लगा जरा देखेंगे। जब हमने लिख ही डाला, अपनी कहानी को लिख दिया, तो हमको ऐसा लगा BD इज इक्वल टू, कहाँ गया? BD इज इक्वल टू E/m इंटू टाउ भी होता सर। तो मुझे क्या दिक्कत थी? मैंने तो लिख दिया NEA E/m
E अपॉन m इंटू टाउ होगा। लो सर बन गया इक्वल टू n स्क्वायर ए E अपॉन m इंटू टाउ। लो बड़ा करंट का रिलेशन आ रहा है। ये लो करंट बहुत चीजों पर डिपेंड कर रहा है। किन किन चीजों पर डिपेंड किया बच्चों? करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड किया, फिर चार्ज पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड किया। अच्छा ओह इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड किया। अच्छा लोग ना ये रिलेशंस मेरे सामने हैं, आपके पास कई सारे रिलेशंस हैं। ये रिलेशन आपका फंडामेंटल रिलेशन है, बेसिक कंसेप्ट ये था, उससे आपने ये भी निकाल लिया और इससे आपने ये भी निकाल लिया। ओके बच्चों, आज की बात आपकी रिलेशन की हो गई है। अब मैं बात करने वाला हूं जो आपके लिए वो छोटी सी बात और कर डालूंगा। क्या है वो मेरी छोटी सी बात? वो छोटी सी बात ओम्स लॉ है। छोटी नहीं बड़ी बात है। ओम्स लॉ का डिस्कशन भी हम इसी वीडियो में कर ले रहे हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट ओम्स लॉ का डिस्कशन भी हम इसी वीडियो में करेंगे। देखेंगे बच्चे लोग, एक साइंटिस्ट थे साइमन ओम। बेचारों ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत पढ़े लिखे, सब कुछ किया। इतना मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ। कोशिश करूँ तो सब कुछ हो सकता है, बट अब मुझे टाइम नहीं है ना। बोले सर क्या करते हो? पूछो मत क्या करते हैं, है ना। अब लाइफ है, शायद उतना कंसंट्रेशन मैं नहीं कर सकता हूँ जितना लोगों ने कंसंट्रेट किया, और टाइम भी हुआ उन्हें। मैं मानता ही नहीं, प्रयास ही नहीं करता हूँ। ओके ना, बट ऐसा नहीं कि सब लोग प्रयास नहीं करेंगे। आप लोग प्रयास करो, आपको साइंटिस्ट बनना है। ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ देख लो। ऐसे ऐसे लोग आए जिनके नाम पर रूल्स बन गए, और आज हम उन्हें बहुत अच्छे से याद भी करते हैं, है ना। बिल्कुल करना भी चाहिए मुझे। तो देखो मैं क्या करता हूं आपके लिए, आपके सामने। देखो देखो देखो, बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। साइंटिस्ट साइमन ओम ने ये बताया, देखो होता तो पहले ही था, लेकिन उन्होंने बताया कि कोई कंडक्टर है। मैंने कहा बिल्कुल सर कंडक्टर होगा, मैं उनसे बात कर रहा था। नहीं नहीं, उनका स्टेटमेंट था। पढ़ा, फिर मैंने उसे सुना, बहुत उसे समझा। उनका स्टेटमेंट था बच्चों कि कोई कंडक्टर है। मैंने कहा बिल्कुल सर, कि अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ेगा। उनका ये बात तो बिल्कुल सही है सर। बोलो कैसे सही है? हमने जनरली देखा कि हमारे घरों में वोल्टेज जब कम आते हैं तो लाइट कम होती है, वोल्टेज जब ज़्यादा आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है। सहमत है ना? मैं तो सहमत हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरी बात से एग्री होंगे। ओके, देखता हूँ तो फिर मैं यहीं से क्या देखा मैंने। ओम्स ने बताया है कि किसी भी कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए। कहने का मतलब ओम के अकॉर्डिंग ये था कि कोई कंडक्टर है, हाँ सर कंडक्टर था, इसका फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। और जब फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट किया तो उन्होंने बोला कि इससे फ्लो होने वाला करंट, इससे फ्लो होने वाला करंट क्या होगा? इससे फ्लो होने वाला करंट बच्चा लोग, इसके दो एंड के बीच जो पीडी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट पॉइंट्स। ओके, लेकिन कंडीशन क्या थी? एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ भैया, हमें क्या दिक्कत थी? फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कांस्टेंट कर दिया और इसमें से करंट क्या करा दिया? पास कराया। तो यहां पर क्या निकला? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओ मेरी ओ, इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल भी होंगी। आपको पता है किसी भी कंडक्टर में कंडक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही होते हैं। सॉरी, सेमीकंडक्टर में। ओके ना? और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये वाली बात आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, और मैं आपको बता रहा हूं।
है ना। नहीं पता तो आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लो, है ना। जैसे वो हमें मिले थे उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ बात की थी, वादा किया था, उस वादे को निभाना है ना। वैसे ही हमारे फिजिक्स के वादे निभाओ, समझ आएगी। इजी फिजिक्स है इस दुनिया में ना, सबसे सरल अगर है तो फिजिक्स है, बहुत इजी है। मुझे बहुत डर लगता था पहले, लेकिन आज बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मुझे इससे हो गया है अट्रैक्शन, लगाव हो गया है, प्यार नहीं कहेंगे इसे, इससे ओके ना। देखेंगे हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चा लोग हाँ सर बोलो ना, कि बोल के रह गए एट कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। current flowing through the conductor is directly proportional potential difference of that portion. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मैंने ऐसी बात को लिख दिया, लेकिन सर करंट क्या है ये, करंट कब प्रोड्यूस हुआ? वो मैंने कहा करंट जब प्रोड्यूस हुआ बच्चों, कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी सर बिल्कुल है। इसको लिखा बोला तो इन्होंने ऐसे था, लिखा हमने फिर ऐसे था। क्यों? पता है आपको करंट क्या था, एक इफेक्ट था जिससे इलेक्ट्रॉन क्या किए गए थे भाई, पोटेंशियल को अप्लाई किया आपने तब इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ, चार्ज जब मूव हुआ उसकी वजह से प्रोडक्शन हुआ सर। जब चार्ज जब पोटेंशियल आया तब ये करंट वाइस आया, लेकिन ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है सर, याद रखना। ओके बच्चों, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हुआ तो मैंने देखा क्या, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लाएंगे जरूर लाएंगे, इनको हटा के हम ये लाएंगे, तो लाएंगे तो कैसा होगा बड़ा यार स्पेशल वैल्यू वाला होगा ना कोई ना कोई। हाँ, किसी को हटा के कोई लाते हैं तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना। बिल्कुल सर अच्छा ही है। देखा मैंने तो ऐसा लगा मुझे, कैसा लगा बात करते हैं आपसे। ओके ना बच्चों, देखा हमने तो मुझे तो ऐसा लग गया, देखो जरा कैसा लग गया, जरा देखेंगे कैसा लग गया बच्चों, जरा देखेंगे। बी प्रोपोर्शनल हटाया, कोई कांस्टेंट आया, कांस्टेंट है वो को आर है, आर मीन्स राहुल सर नहीं बेटा, आर मीन्स रेजिस्टेंस है। आर बी इज इक्वल टू आई आर लिखा गया है अल्फाबेटिक ऑर्डर के क्रम में। आर क्या था, आर किसी भी कंडक्टर का स्पेशल प्रॉपर्टी, मतलब इसका नाम था रेजिस्टेंस। क्या नाम था बच्चों लोग? रेजिस्टेंस है ना, इसका नाम रेजिस्टेंस था। इसका नाम रेजिस्टेंस था मतलब ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, और इसका यूनिट जो है वो साइमन ओम के नेम पर ही क्या यूनिट पड़ा, इसका ओम यूनिट पड़ा, जिसका सिंबल क्या होगा, सिंबल आपका ओम ऐसे करके होगा है। अब देखेंगे रेजिस्टेंस हमारा जो है B अपॉन आई कांस्टेंट रहना चाहिए, B अपॉन आई कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट और वोल्टेज सेम रेशियो में बढ़ने चाहिए। इनका मतलब यह था कि अगर मैंने B और I के बीच ग्राफ खींचूं, जीरो था वोल्टेज, करंट भी जीरो था। अगर मैंने 2 वोल्ट बढ़ाया तो इधर करंट का 1 एम्पियर बढ़ाया या 0.5 एम्पियर बढ़ा, ठीक है ना I। अब अगर मैं वोल्ट को 4 करता हूं तो करंट 1 एम्पियर होना चाहिए। अगर करंट को मैं 6 करता हूं, सॉरी वोल्टेज को 6 करता हूं तो करंट 1.5 होना चाहिए। देख रहे हैं आप लोग, डेफिनेट रेशियो में बढ़ रहे हैं ये लोग। ऐसे ही जब मैं अगर वोल्टेज को 8 करूं तो करंट अपना 2 हो जाना चाहिए। अगर इनको देखा जाए तो कांस्टेंट रेशियो है, देखो B अपॉन आई निकालना है इस पॉइंट के लिए। B अपॉन आई जो बना देखो इस पॉइंट के लिए B अपॉन आई, B अपॉन आई जब देखेंगे इस पॉइंट के लिए तो B कितना 2 था, I कितना 0.5 था, इसका मतलब 4 बन गया।
ओके ना। ऐसे ही इस पॉइंट के लिए करेंगे, इस वाले पॉइंट के लिए, तो क्या बन रहा है आपका B कितना है, B आपका 4 है, I कितना है, I 1 है, तो आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ऐसे इस पॉइंट के लिए देखेंगे, इस वाले के लिए देखा ना मैंने देखा तो मुझे तो ऐसा लगा जैसा मैं कर रहा हूं, है ना। क्या लगा मुझे, जरा देखो ना, मुझे जो लगा बिल्कुल सही लगता है। जैसे देखो इसको वोल्टेज कितने थे 6 थे, करंट कितना था इस रेशियो में 1.5 था। देखो कैसा होगा 60/15 मतलब 4 आया। मतलब आपको दिखाई दे गया कि हर पॉइंट पर करंट और वोल्टेज का रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी जा रही है। उस कांस्टेंट क्वांटिटीज का नाम ही तो सर कौन है, रेजिस्टेंस है। इस कांस्टेंट क्वांटिटी का ही नाम क्या है बच्चा लोग, रेजिस्टेंस है। ये ओम ने क्या किया था, प्रूव किया था। और ये रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अब मैं बात करूंगा क्या है। तो बच्चा लोग ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की मैं अगर बात करूं तो आप कह सकते हैं ये अपोजिंग प्रॉपर्टी है, एक प्रतिरोध है, एक रुकावट है। किसको रुकावट है, किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट का अपोज करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस कहलाएगा बच्चों। कोई कंडक्टर है, उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट कितना अपोज किया जाएगा, इसका मेजरमेंट ना सर रेजिस्टिविटी कहलाता, सॉरी रेजिस्टेंस कहलाता है। अच्छा जी सर। तो मैंने क्या देखा, मैंने जो देखा वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मैंने ये देखा कि वोल्टेज और करंट के बीच जब मैं ग्राफ बना रहा था सर, तो 2 मटेरियल थे मेरे पास। क्या थे, 2 मटेरियल थे, मतलब 2 मटेरियल के वायर थे। एक वायर का ग्राफ इस प्रकार रहा, एक वायर का ग्राफ इस प्रकार रहा। मैंने देखा तो कैसा एक्सपीरियंस किया बच्चे लोग, जरा देखो B और I के बीच जब मैंने ग्राफ खींचा ना सर, तो एक ग्राफ ऐसा था वायर का, एक वायर हमारे पास था, किसका वायर था, ये वायर था कॉपर का, और एक वायर था एल्यूमिनियम का। तो मैंने आपको बताया कि कंडक्टर में सुपर कंडक्टर की अगर मैं बात करता हूं, सबसे अच्छा सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर है। कौन है, सिल्वर। समझ गए ना, कौन है, सिल्वर है। फिर कौन है, सिल्वर, आप समझ गए। फिर कॉपर, फिर कौन है बच्चा लोग, फिर आपका गोल्ड है, फिर आपका कौन है, एल्यूमिनियम है। सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर सिल्वर है, लेकिन इसे हम यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों सर, यूज क्यों नहीं कर पाते हैं? अच्छा सर, यूज इसलिए नहीं कर पाते कि सिल्वर मतलब चांदी बहुत महंगा है, हम इसकी वायरिंग नहीं कर सकते हैं। कर सकते क्या, वीवी के लिए भी नहीं ले सकते ना ज्यादा, हाँ बहुत कॉस्टली है। फिर कॉपर अच्छा कंडक्टर है, इसकी वायरिंग होती है, आपको देखा है, आपने देखा है, कहाँ देखा होगा, जो इलेक्ट्रिकल मोटर है ना उन सभी में जो वायरिंग है वो कॉपर की है। फिर सर गोल्ड सर, गोल्ड को कैसे लेंगे, बहुत कॉस्टली है सर, 10 ग्राम गोल्ड की कॉस्ट ना 50,000 है। कैसी वायर की हम नहीं कर सकते, मतलब इसको हम लेते ही नहीं है। सबसे अच्छा अगर कंडक्टर है बच्चा लोग सिल्वर है, लेकिन हमारे यूज में सबसे अच्छा कंडक्टर है वो कॉपर है। कॉपर है सर, कॉपर, जी सर। इसीलिए कुछ लोग आपको कॉपर बताते हैं, लेकिन नहीं, बात करेंगे हम तो सिल्वर। फिर हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, आपने देखा है। फिर हम आयरन के वायर भी यूज करते हैं, टंगस्टन, बहुत सारे मटेरियल हैं, एलॉय वगैरह हम यूज करते हैं ना। देखा मैंने, इसकी बात करते हैं बेटा, इसकी बात देखो कैसे कैसे होती मेरे से। मैं इसकी बात किया तो देखा मैंने इतना वोल्टेज था, मैं देखा कितना वोल्टेज था, इतना वोल्टेज था, मतलब 0.5। मैं बोलूँगा बी वाला लाइन है, ये 2 है, 4 है, फिर 6 है। अब क्या हुआ बच्चे लोग, हुआ ये है कि हमने इतना ही वोल्टेज पर इस वाले वायर का ग्राफ देखा, तो इस वाले वायर में इतना ही करंट था,
इतना ही करंट था सर, छोटा करंट था, बहुत कम करंट था। सर अगर मैं इतना ही वोल्टेज पर इस वाले वायर की रीडिंग लें, ओ माय गॉड, इस वाले वायर का तो लंबा आ गया, थोड़ा बड़ा आ गया, क्या ग्राफ, ओ माय गॉड, ग्राफ बड़ा आ गया सर। बेटा ग्राफ बड़ा है, इसका मतलब ये है कि इसका उतने ही वोल्टेज देने पर इसमें करंट ज्यादा है और इसमें करंट कम है। इसका मतलब समझे ना सर कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है, रोक रहा है, उसे अपोज कर रहा है। क्यों? इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है कंपेयरिंग टू दिस। ओके, जब आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो क्या बनेगा अपना तो बनने लगा, अपना बन गया कि बी और आई के बीच जो ग्राफ रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब जो ग्राफ जिधर करंट की तरफ भागेगा उस वाले में रेजिस्टेंस कम होता है, जो ग्राफ पोटेंशियल की तरफ भागता है उस वाले में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? होना चाहिए आपको मेरी बात से सहमत। यही वाली बात सत्य रहेगी हमेशा, ऑलवेज ट्रूथ है। ओम्स लॉ फेल भी होता है बेटा, ऑलवेज ट्रूथ नहीं कहेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कहेंगे। ओम्स लॉ फेल होता है कहाँ? सेमीकंडक्टर में फेल होता है। क्लास 12 के बच्चे सब जानेंगे, लास्ट यूनिट पढ़ेंगे आप सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जहां आपको सुनने को मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। ओके ना? अब बात करता हूं मैं, समझ में आया आपके? तो आप देखो एक दूसरा ग्राफ बताऊंगा मैं आपको। मैंने तुमको देखा तो कैसा लगा, कैसा लगा बच्चों? मैंने तुमको देखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको मैं खट्टा मीठा लगा ना? हो देखो देखो बेटा, देखो देखो बी और आई के बीच ग्राफ बना दिया ना? बना हुआ ग्राफ, तो बी और आई के बीच जो ग्राफ आता कांस्टेंट वैल्यू आएगी बच्चा। वो वैल्यू किसकी होगी? वो वैल्यू रेजिस्टेंस की होती ना। देखा मैंने तो मुझे ऐसा लगा। बी और आई के बीच जो ग्राफ था बच्चा पार्टी, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार हुआ। किस प्रकार हुआ देखेंगे जरा। देखो 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 देखो, मैंने तो देख लिया सर बी और आई के बीच ग्राफ। मैं बात करता हूं, ये नंबर 1 का कंडक्टर है, नंबर 2 का, ये नंबर 3 का कंडक्टर है। मुझे आप बताएंगे इस ग्राफ की हेल्प से सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन है? यहाँ पर सबसे अच्छा कौन है? 1 2 3 में कौन है? ओ माय गॉड, आपको पता है सर कौन सबसे अच्छा कंडक्टर होगा? जिसमें थोड़ी सी वोल्टेज देने में बहुत करंट आ जाए, फिर थोड़ा वोल्टेज और करंट कर। ओ माय गॉड सर, सही बोला आपने। जी सर, बिल्कुल सर। तो सबसे अच्छा कंडक्टर, मैंने इतना वोल्टेज दिया, कितना दिया? इतना दिया सर, इतना दिया। इतना का मेजरमेंट इतना नहीं, स्केल है, पॉइंट्स 1 2 जितना भी हो, स्केल लेंगे हम। इतना देने पर करंट का ना, करंट का प्रोडक्शन देखो, करंट वाला मीटर जे गया, वोल्टेज वाला मीटर जे गया। हमारी समर है ना घरों में, समर में 2 मीटर होते हैं, एक वोल्टी मीटर, एक का मीटर। अब देखते हैं वोल्टेज आ रहे 220 आ रहे सर, लाइट ठीक है। 220 से कम आने पर आप देखते जब पुश करते हैं ना, तो एम्पियर वाला डिफ्लेक्शन देता है और बताता है कितना किस रेशियो में। ओके देखो, तो देखा इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है कंपेयरिंग टू दिस, क्यों? इसमें करंट इसकी कंपेयरिंग में कम है। देखो इसी पर देखा इसका वोल्टेज का ग्राफ ये था और करंट का ग्राफ ये है। बोलो तो नहीं, वोल्टेज देने पे ना इसने से ज्यादा करंट ले लिया। अब इसकी बात करेंगे ना, ये तो सुपर कंडक्टर जा रहा मुझे लग रहा है। ये देखो उतना ही वोल्टेज दिया, करंट कितना आ गया? इतना आ गया है। ऐसे ग्राफ्स की हेल्प से आप जानेंगे बी और आई के बीच। तो ये रेजिस्टेंस इसका सबसे कम R1, R2 और R3, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर R3 का। बच्चा लोग और समझ गए, मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल आपको सहमत होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में
आपको देंगे रेजिस्टेंस की फैक्टर अफेक्टिंग और रेजिस्टिविटी, कई सारे टॉपिक्स मतलब से रिलेटेड और भी चीजें मैं आपको जल्द ही नया वीडियो अपलोड करूंगा। देखने के लिए आप सभी का हार्टली थैंक्स, हृदय से धन्यवाद। ओके, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियोस, टेक केयर।